हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रितु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। सो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो भी मेरी सिचुएशन रही, जो भी मेरे हालात रहे, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा और जिस तरह से मैं अपने हालातों से जूझने की कोशिश कर रही थी, ये सब मैंने पहली वाली वीडियो में बताया। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी छोटी सी फैमिली है, 66 मेंबर्स की मेरी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। इस फैमिली का पार्ट बने, क्योंकि आगे जाके मैं लिंक्स नहीं भेजूंगी तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मैं एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ और इस अच्छा बदलाव लाने में मेरी मदद कर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फोर्सफुली ये बोल दिया गया कि पढ़ना है तो इसी कॉलेज में पढ़ो, वरना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना डिस्टेंस से पढ़ो। जैसे तैसे करके मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस कॉलेज में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं कई बार डिबेट में, स्पीच में, सिंगिंग में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, प्ले में मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी, ताकि मेरा जो इस टेंशन की तरफ से मेरा ध्यान डाइवर्ट हो सके। और जब मैं घर जाती थी तो भी मेरा मुंह पूरी तरह से लटक जाता था, क्योंकि घर जाने के बाद 24 घंटे मेरी हर एक एक्टिविटी, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, हर एक चीज़ कंट्रोल की जाती थी। जो मेरा भाई था उसको पता नहीं मेरे से क्या खुंदस थी। मतलब आई वॉज लिटरली अ पंचिंग बैग फॉर हिम। बात बात पे हाथ उठा देना। अभी आई है कॉलेज से, थकी हुई हूँ तो लेटी हूँ तो इस बात पे हाथ उठा दिया, बैठी क्यों है, उठी क्यों है, कपड़े ऐसे पहने हैं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। 24 घंटे यही सब चलता रहता था। मेरे को अपने जो मंथली जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो भी नहीं मिलते थे, जो कि एक कॉलेज गोइंग बच्चे के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी नहीं मिलते थे। सिर्फ दिन के 15 रुपये मिलते थे, 7 रुपये ऑटो के जाने के और 7 रुपये ऑटो के आने के, और कई बार जो 1 रुपये होता था वो भी मेरे से ले लिया जाता था। सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी को सब एक बार में लड़के वाले पसंद करके कर लें, और ये जो कोई ब्यूटी होती है जिसके बेस पर सब पसंद करते हैं, ये कोई ओवरनाइट पैदा नहीं होती। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, इसको आपको मेंटेन करना होता है। बट इस मेंटेनेंस के लिए ये लोग कोई खर्चा नहीं देना चाहते थे। सब कुछ अपने आप जादू से हो जाए, ये लोग ये चाहते थे। और मुझे तरह तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। मेरा भाई अगर 2 दिन भी घर ना आए तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता था, लेकिन अगर मैं 15 मिनट भी लेट हो गई तो सवालों की झड़ी लगा दी जाती थी। और अगर मेरा भाई अपनी दोस्तों से बात करता था फ़ोन पे, मेरे भाई के सामने ही, उसे कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन मैं अपने क्लासमेट से अगर बात करूं किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए भी, तो मेरे को टॉर्चर किया जाता था। सोचिए, मेरे को रोज ये रियलाइज कराया जाता था कि मैंने लड़की के रूप में जन्म लेके बहुत बड़ा पाप कर लिया है। और रोज मुझे ये रियलाइज कराया जाता था कि शायद अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मेरे हालात बेहतर होते। इस तरह के कंट्रोल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कई बार नवरात्रों के टाइम पे हम लोग गर्मी में, जो माँ बेटी हैं दोनों, वो गर्मी में मरते रहते थे, क्योंकि कूलर पंखे भी स्लो कर दिए जाते थे उनकी जो और क्योंकि इनकी जोत जलती रहती थी। इनकी जो माँ की जो जोत है वो, उसमें कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। नो मैटर घर की जो बहन बेटियां हैं वो कितनी ही परेशान हो रही हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने एक दिन लेटर लिखने की कोशिश की और मैंने लिखा कि मेरे को जेंडर के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है और मेरा भाई मेरे साथ मारपीट करता है और वो मेरी मौत का जिम्मेदार है। और जो लोग उसे बहुत महान समझते हैं कि वो मेरी बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, जिन लोगों ने कभी मेरे से पूछने की, ये मेरे पापा के जाने के बाद ये ज़रूरत नहीं समझी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, उनको पता चल सके मेरे साथ बीत क्या रही है। बट आप जो भी बोल रहे हैं, उस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं हुई। और आगे जाके जैसे मेरी लिखने की बहुत आदत थी, राइटिंग की बहुत आदत थी, तो मैं अपनी सारी चीज़ें जो किसी से बोल नहीं पाती थी वो मैं डायरी में लिखती थी। और बोलते हैं किसी की जो डायरी पढ़ना दैट इज़ अगेंस्ट एथिक्स। बट उसने मेरी डायरी पढ़ी
और उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें जो उसने मुझे मारा पीटा था वो मैंने उसमें लिखी थी, और उसको पढ़ने के बाद उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना मारा, मेरे यहाँ आँख के पास और मेरे होठ के पास नील पड़ गया था। सोचिए, एक बेटी को अपने आप से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। ये लोग ये चाहते थे कि या तो मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह लटक जाऊं, या फिर मैं उस घर से परेशान होकर चली जाऊं। हर एक इंसान एक पावर बैंक लेके आता है सहन शक्ति का, जितना उसके पास वो पावर बैंक होता है उतना वो सह पाता है। तो वो मेरा पावर बैंक पूरा फुल हो चुका था, मेरी बर्दाश्त करने की जो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने फिर डिसाइड किया, मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने ये रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की कि मेरे साथ जेंडर बायस होता है, मेरा को टॉर्चर किया जाता है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, और ये सब मेरा भाई मेरे साथ करता है। और सोचिए, जिन पुलिस वालों के ऊपर अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो मुझे ये सलाह दे रहे थे कि अगर मैं उस घर में परेशान हूं तो मुझे उस घर से चले जाना चाहिए। सोचिए, तो ये वो मुझे सलाह दे रहे थे और उन्होंने मेरी समस्या को समझने की कोई कोशिश नहीं की और मुझे बोला कि दूसरे मुझे पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जो कि मेरी शायद जाने की हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम उस घर में रही, मैंने बहुत कुछ सहा और मुझे ये बात पता थी कि मैं शादी करके ही उस घर से निकल सकती हूँ। जो अंदर के जो गिद्ध हैं, जो घर के अंदर के जो गिद्ध हैं, वो तो मेरी आत्मा को नोच चुके ही थे। जो बाहर के जो गिद्ध हैं उनकी भी मुझे चिंता थी। तो इसलिए मैंने शादी करके निकलना ही मुनासिब समझा और मैंने शादी की। उसके बाद मैं उस घर से निकल गई। हालांकि उनको लड़का पसंद नहीं था। पूरी तरह से जांच, जैसे कि हमारे समाज में पूरा बैंक बैलेंस चेक किया जाता है, पूरी फिजिकल जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है, उसके बाद लड़का पसंद किया जाता है। बट मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस बैठाना ज़रूरी समझा नहीं, और क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं थे और मुझे लगा बंदा सिंसियर है, बंदा सामने वाला इंसान सपोर्टिंग है, केयरिंग है, तो मैंने शादी कर ली। और अब ये लोग ये समझते हैं कि मैं हार्टलेस हूँ। मुझे मार पीट के इन लोगों ने मेरी सुध भी लेने की कोशिश नहीं की और मेरा मन नहीं करता इनसे बात करने का। जितना जिम्मेदार मेरा भाई है उतनी ही जिम्मेदार मेरी मदर भी है, क्योंकि उसने भी धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह अपने आंखों पे पट्टी बांधे रखी और कभी मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। जैसे चीरहरण हो रहा था और सब देख रहे थे, इसी तरह से मुझे मारा पीटा जा रहा था और घर के सब लोग देख रहे थे। किसी ने भी मेरे लिए कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं समझी। क्या इसे परिवार बोलते हैं? क्या इसे भाई का प्यार बोलते हैं? आप जब तक बहन हाँ में हाँ मिलाती रहे, जब तक मैं बहन जो है मुंह बंद रखे, वो महान है, वो आदर्शवादी है। लेकिन जिस दिन बहन ने ये बोल दिया कि मैं भी इंसान, मेरी भी फीलिंग्स हैं, मेरी भी भावनाएं हैं, मेरे भी सपने हैं, तो उस दिन बहन भाड़ में जाए। ये जो लोग हैं, इस जो भाई हैं, वो बहन को पलट कर देखना तक नहीं चाहते। क्या भाई का प्यार इतना स्वार्थी होता है? क्या परिवार इतना मतलबी होता है कि मार पीट के किसी को मुसीबत के रास्ते पे धकेल दिया जाए और बाद में उसकी सुध भी ना ली जाए? क्या इसको परिवार बोलते हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो एक बेटी कहां जाएगी? मेरा ये सवाल है। सो गाइस, हमारे समाज में इतना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये कैसे तय होता है कि किसकी इज्जत ज्यादा है, किसकी इज्जत कम है? क्योंकि सब कोई अपना असली चेहरा तो दिखाता नहीं है, सब मुखौटा पहन के घूमते हैं। फिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन, किसकी इज्जत ज़्यादा है, किसकी इज्जत कम है? या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल दिया जाए लोगों के अंदर और जीवन से लेकर मृत्यु तक उसकी एक्टिविटीज़ को ऑन कैमरा मॉनिटर किया जाए और उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाए कि तो ठीक है, हम मानेंगे कि हाँ वो इज्जतदार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये ढोंग क्यों हो रहा है? मेरा ये सवाल है। क्यों इस ढोंग की वजह से लाखों जिंदगियों को घुट घुट के जीने पे मजबूर क्यों किया जाता है? मेरा ये सवाल है। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रेस क्यों है? मेरा ये सवाल है। क्यों एक छोटी सी जिंदगी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है? क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर खुश नहीं है? मेरा ये सवाल है।
ये जो बच्चे होते हैं ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते, इनका अपना अस्तित्व होता है, इनका अपना जीवन होता है। और दुनिया के अगर हर माँ बाप इतने ही अच्छे होते तो दुनिया में कोई अनाथ आश्रम ना होता, कोई ऑनर किलिंग ना होती, कोई भ्रूण हत्याएं ना होती। पर जो ये लोग जो ये सब कर रहे हैं, आपको लगता है ये अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जो ये झूठी इज्जत के नाम पर इनको पलट कर देखना नहीं चाहते, क्या ये लोग बहुत अच्छे हैं? ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। और इस तरह के लोग सोचते हैं कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके, भ्रूण हत्याएं करके, अपनी माँ बहनों को मार पीट के देवी माँ इनसे प्रसन्न हो जाएगी। सोचिए, ये लोग ये सोचते हैं तो सोचिए कितना अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में, कितना डबल स्टैंडर्ड है। मुझे तो लगता है मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इनको सद्बुद्धि की जरूरत है और इनको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ के लोग अंधे हैं, लेकिन ऊपर वाले की करोड़ों आंखें हैं। ऊपर वाले की अदालत में सबका इंसाफ होता है और जो कर्मा है वो पलट के जरूर आता है। जो लड़के होते हैं वो अपने घर में भी राजा होते हैं, ससुराल में भी जमाई राजा होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में भी नौकरानी होती हैं और ससुराल में भी नौकरानी होती हैं, और इस तरह से नौकरानी का काम करते करते वो मर जाती हैं। और एक बाद में एक महानता का टैग उनको दे दिया जाता है, क्योंकि उनका जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया गया। जो ये पुरुष हैं, नारी ही इनको जन्म देती है और बाद में ये पुरुष औरत के ऊपर ही हाथ उठाते हैं, उनका रेप करते हैं और उनको बेचते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है। इतनी सदियां हो गई, बदलाव क्यों नहीं आ रहा? इसमें क्या इतनी मुश्किल है? मेरा ये सवाल है। हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नंबर 1 बन जाए पूरी दुनिया में, जो रुपए की कीमत है वो डॉलर से ज्यादा हो जाए, लेकिन लाखों करोड़ों लड़कियों की जो जिंदगियां हैं, हम उनको पोटेंशियल को हम रोक रहे हैं, उनकी जिंदगियों को हम खुट खुट के जीने पे उनको मजबूर कर रहे हैं। ये किसी को दिखाई नहीं देता। जब देश की आधी जनसंख्या ही इस तरह से उनका पोटेंशियल को खत्म कर दिया जाएगा तो इस देश का भला कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का जीवन अच्छा रहे, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना करें, क्योंकि जो आप ये सोच रहे हैं हमारी बेटियों के लिए कोई आसमान से उतर के आएगा, तो कोई आसमान से उतर के आने वाला नहीं है। ऐसे ही इज्जतदार घर के लोग मिलने वाले हैं और इसी तरह से ये जो टॉर्चर की चेन है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो अब बहुत हो चुका है और इस जेंडर बायस को अब खत्म करने की जरूरत है। अब ये जो लोग हैं, मेरे घर वाले, खुद तो सपोर्ट करना नहीं चाहते और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भी मना कर रहे हैं कि मुझे सपोर्ट ना करें। सोचिए इनकी नीयत में कितना बड़ा खोट है। जनरली रिश्तेदार, घर वालों का मन करता है और रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे सब उल्टा है। सो जो 300 से 500 का जो सब्सक्राइबर बेस है वो आपको घर वाले देते हैं और बाकी के 300-500 जो आपके कलीग्स हैं और कस्टमर हैं वो देते हैं, और इस तरह से 1000 आपके पास आते हैं। बट मेरे पास ये दोनों चीजें ही नहीं है। सोचिए ऐसा इंसान यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है जिसने कभी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, जिसने व्हाट्सएप भी शायद तब यूज किया होगा जब उसने काम करना शुरू किया होगा। सो मुझे पता है मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगी तो कम लोग देखेंगे, बट पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं ज़्यादा पैसे के बारे में नहीं सोचती, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। मैं ये स्टैंड इसलिए ले रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, बाकी और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इस देश का भला हो सके, जो लाखों करोड़ों लड़कियों का पोटेंशियल सामने आ सके, जो रुपए की कीमत डॉलर से ज़्यादा हो सके। क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है बट वो दबा दिया जाता है। सो गाइस, कोई भी जेंडर बायस ना करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और तभी ये दुनिया खूबसूरत हो पाएगी, तभी ये जो जेंडर बायस है ये सारे क्राइम्स की जड़ है। और अगर आप जेंडर बायस नहीं करेंगे तो सारे क्राइम्स अपने आप कम होते जाएंगे और आप अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। ये दुनिया जीने लायक बन जाएगी। सो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जिसको परिवार का सुख नहीं मिला होता उसको बोलते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि एक दिन पूरा देश उसका परिवार बन जाता है। और मैंने जो ये चेन ऑफ गुडनेस स्टार्ट की है, प्लीज़ मुझे इस चेन ऑफ गुडनेस का मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मेरे से बन पड़ रहा है उतना मैं कर रही हूँ। मेरा जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो मेरा छोटा बच्चा है कई बार चीज़ें मतलब इधर उधर फैला देता है, पूरा घर बिखेर देता है, बट छोटी छोटी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में झेल चुकी हूँ। और मैं अच्छा जितना मेरे से बन पड़ रहा है उतना मैं इस सोसाइटी को देने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं थ्रू फिल्म्स मैं ये चीज़ें प्रेजेंट करना चाहती थी, बट मेरे हालात ऐसे रहे नहीं कि कभी मैं मुंबई जा पाऊँ, या मैं कभी दिल्ली तक नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे को पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो मुंबई तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीज़ें जो मेरे थॉट्स हैं, ये आइडियाज़ हैं, मेरे तक ही सीमित ना रह जाएं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने की, ताकि अगर 100 लोगों तक भी जा रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग डिस्कस करेंगे और ये चेन कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, मुझे ये उम्मीद है। तो इसलिए ये मैंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बदलाव लाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, जेन्युइनली दिल से मैं ये बोल रही हूँ। सो मुझे सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और अच्छा बदलाव आए। एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी भरोसा है कि एक दिन पूरा देश मेरा परिवार जरूर बनेगा। सो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।